जब योगी आदित्यनाथ एक इतना बड़ा ब्रांड बन चुके हैं जो कि प्रधानमंत्री मोदी को ओवरशैडो करते हैं, क्योंकि वो हार्डकोर हिंदुत्व का फेस है। प्रधानमंत्री मोदी तो सबका साथ सबका विकास में चले गए ना, वो तो 2002 वाले तो प्रधानमंत्री मोदी रहे नहीं, वो तो सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की राजनीति में आ गए। योगी आदित्यनाथ को हटाना इनके लिए संभव नहीं है, और संघ ने अगर हाथ रखा हुआ है तो संघ ही उनको हटा सकता है। जब तक संघ नहीं तैयार होगा तब तक उनको नहीं हटाया सकता। और अगर संघ के विरुद्ध में जाकर के अगर भारतीय जनता पार्टी उनको हटाती है तो क्या भारतीय जनता पार्टी संघ और योगी आदित्यनाथ दोनों के साथ दुश्मनी मोल लेने के लिए तैयार है? जिसने अपने नेतृत्व में, अपने स्वयं के नेतृत्व में विधानसभा में चुनाव पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को जिताया, उसको आप रिप्लेस किससे करेंगे जो अपना खुद का विधानसभा चुनाव हार जाते हैं, खुद की सीट हार जाते हैं? योगी आदित्यनाथ कल्याण सिंह नहीं कि आपने कल्याण सिंह के ऊपर दबाव डाला और कल्याण सिंह ने रिजाइन करके छोड़ दिया और फिर वो दूसरी पार्टी में चले गए, उन्होंने पार्टी ही छोड़ दी, भारतीय जनता पार्टी। फिर उन्हीं कल्याण सिंह को मना मनू के ले आया गया, फिर उनको गवर्नर भी बनाया गया, अब तो नहीं रहे बेचारे। योगी आदित्यनाथ कल्याण सिंह नहीं है। योगी को कल्याण सिंह समझने की गलती भी ना करें। पहले 72 सीटों पे थे, फिर 62 सीटों पे आए और 62 से अब 32 सीटों पे आ गए हैं। ये फिर आप 32 से फिर आप 2 पे जाने को तैयार हैं तो आप जाइए भाई। और अगर अयोध्या हार करके, चित्रकूट हार के, सीतापुर हार के, बद्रीनाथ हार के, अगर इन सीटों पे अगर हार करके अगर आपकी आंखें नहीं खुल रही तो आपकी आंखें, इसका मतलब है आप खोलने को तैयार नहीं है, आप सो नहीं रहे, आप सोने की एक्टिंग कर रहे हैं, आपको नहीं जगाया जा सकता। नड्डा की रिप्लेसमेंट नहीं ढूंढ पा रहे। मैं अपने देखने वालों से कह रहा हूँ, आप सोचे कि उनका कार्यकाल पूरा हो गया, उनको एक्सटेंशन दी गई, उसके बाद अभी भी एक्टिंग प्रेसिडेंट वही है, उनका रिप्लेसमेंट नहीं मिल रहा, क्योंकि अब उतना बड़ा रबर स्टैंप दूसरा चाहिए ना, जो जहां हम कहें वहां पे मुहर मारते। जिस डाल पे बैठे हैं उस डाल को खुद मत काटिए, अपनी जड़ों में मट्ठा खुद मत डालिए। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डीओ न्यूज़। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिटेल्स पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पे भी फ्लैश करेगी, आप हमें सपोर्ट जरूर करें। आपके सपोर्ट की हमें आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये चैनल आपके ही सपोर्ट से चलता है, इस बात को हमेशा याद रखें। स्वागत है दोस्तों आज के कार्यक्रम में। आपने पिछले 4-5 दिन से बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, लेफ्ट विंग के, राइट विंग के, सेंटर विंग के, जो भी जितने भी विंग हैं, कि योगी आदित्यनाथ को हटाने की तैयारी चल रही है और केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली आ गए हैं, जेपी नड्डा से मुलाकात हो रही है और एक पूरी कवायद तेज हो गई है कि किसी भी तरह से योगी को हटाना है। तो मैंने डेलिबरेटली जानबूझ करके इस पे 4-5 दिन कोई वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं आपको कोई भी, कहते हैं, कच्ची खबरें मैं आपको दूं। देखिए, अगर आपको याद हो तो इलेक्शन के टाइम पे मैंने एक लाइव किया था और मैंने उस लाइव में मैंने ये डिस्कशन किया था जब योगी को हटाने की बात उस समय चल रही थी इलेक्शन के दौरान। और मैंने आपसे बताया था कि मैं केंद्रीय मंत्री भारत सरकार के, मैं उनसे मिला था और उनसे जो चर्चा हुई, उस चर्चा के दौरान जो बातें निकली, तो उन्होंने ये चीज़ एडमिट की थी कि हाँ, अमित शाह और योगी जी के बीच में कंपटीशन है, लेकिन वो कंपटीशन हर पार्टी में होता है। जो भी टॉप पोस्ट के कंटेंडर्स होते हैं वो आपस में उनका कंपटीशन होता है, तो वो उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं देख रहे थे कि कोई दुश्मनी हो या कोई इस तरह की शत्रुता हो। क्या कि यार, एक कंपटीशन होता है जो कि एक हेल्दी कंपटीशन है, वो रहेगा, उसमें कोई बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो मतलब कहते हैं ना, एक उसको मलाई लपेट करके आप किसी बात को जब प्रेजेंट करते हैं तो उस तरीके की बात थी। तो ये बात तो सही है कि भाई कंपटीशन तो है, ठीक। उस कंपटीशन को अगर आप झगड़े की तरह स्टडी करना चाहें तो झगड़े की तरह स्टडी कर लें, आप उस कंपटीशन को आप किसी और तरीके से स्टडी करना चाहें आप कर लें। वो अपना अपना सबका एक नज़रिया हो सकता है कि आप किस तरीके से उसको स्टडी करना चाहते हैं। देखिए, क्या योगी को हटाया जा सकता है? इसका जवाब ये है कि हटाया हर किसी को जा सकता है। दुनिया में ऐसा कौन है जो नहीं हटाया जा सकता? चार्ल्स डिगॉल फ्रांस के एक बहुत बड़े स्टेट्समैन थे, आप कभी उनके बारे में पढ़िएगा। बहुत सक्सेसफुल स्टेट्समैन रहे फ्रांस के, और उनका एक बहुत फेमस कोट है। उन्होंने कहा कि द ग्रेव यार्ड इज फुल ऑफ इनडिस्पोजेबल पीपल। तो कब्रिस्तान है उन लोगों से भरा पड़ा है जिनके बारे में ये कहा जाता था कि इनके बिना काम नहीं चलेगा। तो ये बात तो सही है कि एवरीबडी इज डिस्पोजेबल, एवरीबडी इज रिप्लेसेबल, हटाया किसी को भी जा सकता है। तो इस पर तो पहले हम एग्री कर जाएं। दूसरी बात कि हटाएगा कौन? अगर मैं ये कहूँ कि मेरे यहाँ कोई कर्मचारी है या मेरे यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको मैंने अपने यहाँ रखा है, मैंने अपने यहाँ काम दिया हुआ है, तो उसको कौन हटाएगा? क्या उसको कोई और आके हटा सकता है? क्या मेरे यहाँ आने वाले गेस्ट उसको हटा सकते हैं? नहीं, उसको हटाएगा वही जिसने उसको लगाया हो। अगर मैंने नौकरी पे लगाया तो मैं ही हटाऊंगा।
कोई दूसरा नहीं हटा सकता। तो वही हाल योगी आदित्यनाथ के साथ है कि क्योंकि योगी को लगाया केंद्रीय नेतृत्व ने नहीं है, योगी लगे हैं संघ के रिकमेंडेशन पे, संघ ने उनको मुख्यमंत्री के पद पे लगाया है, अगर आपको याद हो। और ये खबर चली, वो खबर सही थी कि मनोज सिन्हा का नाम फाइनल हो चुका था, जो अब लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जम्मू कश्मीर के और पहले रेल मंत्री भी रहे भारत सरकार में। मनोज सिन्हा का नाम फाइनल था, लेकिन और वो बनारस भी पहुंच गए थे, बनारस पहुंचे, काल भैरव दर्शन भी कर लिया था, संकट मोचन दर्शन कर लिया था, और वहां से मीडिया जो है 24/7 वो कवरेज दे रहा था कि अब यहाँ पहुंच गए, अब यहाँ पहुंच गए, बिकॉज मीडिया को भी ये चीज़ फीड कर दी गई थी, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी मीडिया में जो उनके अपने लोग होते हैं, जो उनके हर चैनल में उनके एक अपना, क्योंकि जो बीट रिपोर्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, बीट रिपोर्टर्स वही होते हैं ना, जो अगर मेरी बीट बीजेपी है तो मैं बीजेपी कवर करता हूँ, मेरी बीट अगर कांग्रेस है तो मैं सिर्फ कांग्रेस पार्टी कवर करता हूँ, उनके जरिए और प्लस अपने संपादकों के जरिए, अपने जो सीनियर जर्नलिस्ट होते हैं अलग अलग न्यूज़ चैनल्स में, उनके जरिए आप खबरें जो है वो प्लांट करवाते हैं, आप बताते हैं कि भाई अगले यही हैं, तो आप इनका महिमा मंडन शुरू करें। तो उनका महिमा मंडन शुरू हो गया, उनकी लाइव कवरेज शुरू हो गई। ऐसा थोड़े कि मनोज सिन्हा उसके पहले कभी काल भैरव नहीं गए या उसके बाद कभी काल भैरव नहीं गए, लेकिन कवरेज वो सिर्फ उनकी एक दिन हुई थी जिस दिन वो मुख्यमंत्री बनने वाले थे। फिर आरएसएस ने इंटरवीन किया, आरएसएस ने इंटरवीन कर करके ये चीज़ स्टैब्लिश करी कि नहीं भाई, हमारी तरफ से ये है कि योगी आदित्यनाथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो अगर योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री अगर बनेंगे और योगी आदित्यनाथ को संघ ने ही अगर वहाँ अपॉइंट कराया है, तो बीजेपी कैसे निकालेगी उनको? बिकॉज लगाया तो है नहीं उन्होंने तो हस्ताक्षर किए हैं ना, लगाया तो किसी और ने। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात, चले आप हटा देंगे, जैसे मैंने बोला चार्ल्स डिगॉल का कोट है कि भाई द ग्रेवयार्ड इज फुल ऑफ इनडिस्पोजेबल पीपल, तो आप उनको हटा देंगे। बट क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं उनको हटाना? अगर मैं एक बार मान भी लूं कि हाँ भाई उनको हटा सकता है और उनको हटाने की बात चल रही है और डिसीजन ले लिया गया कि हाँ भाई उनको हटाना है, तो हटाने के बाद जो सिचुएशन क्रिएट होगी, क्या आप उसके लिए तैयार हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी उस दिन के लिए तैयार है कि योगी आदित्यनाथ के बिना, और ना सिर्फ योगी आदित्यनाथ के बिना बल्कि योगी आदित्यनाथ के विरोध में उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े? विधानसभा से चुनाव 27 में है, उसके बाद फिर लोकसभा के चुनाव होंगे 29 में। तो क्या भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ के लिए मानसिक रूप से हर तरीके से तैयार है? और क्या चाणक्य को ये भरोसा है कि हम योगी आदित्यनाथ के बिना भी चुनाव लड़ लेंगे और जीत लेंगे? इस समय में जब योगी आदित्यनाथ एक इतना बड़ा ब्रांड बन चुके हैं जो कि प्रधानमंत्री मोदी को ओवरशैडो करते हैं, क्योंकि वो हार्डकोर हिंदुत्व का फेस हैं। प्रधानमंत्री मोदी तो सबका साथ सबका विकास में चले गए ना, वो तो 2002 वाले तो प्रधानमंत्री मोदी रहे नहीं, वो तो सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की राजनीति में आ गए। लेकिन जो आपका हार्डकोर वोटर है, जो आपका हार्डकोर काडर है, और जो वो वोटर है जो आपका वैचारिक आइडियोलॉजिकल वोटर है, क्या वो योगी आदित्यनाथ के विरोध में वोट देगा आपको? ये एक वो सवाल है, ये वो यक्ष प्रश्न है जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी को बहुत सारा मंथन करना पड़ेगा। और मंथन और चिंतन तो खैर भारतीय जनता पार्टी में तो अब उतना नहीं होता, लेकिन संघ में होता है। इसलिए मैं बार बार ये कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ को हटाना इनके लिए संभव नहीं है, और संघ ने अगर हाथ रखा हुआ है तो संघ ही उनको हटा सकता है। जब तक संघ नहीं तैयार होगा तब तक उनको नहीं हटाया सकता। और अगर संघ के विरुद्ध में जाकर के अगर भारतीय जनता पार्टी उनको हटाती है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी संघ और योगी आदित्यनाथ दोनों के साथ दुश्मनी मोल लेने के लिए तैयार है? क्योंकि याद रखिए कि भारतीय जनता पार्टी का जो काडर है वो संघ के काडर से बड़ा काडर नहीं है। जो संगठन है वो संघ से बड़ा संगठन भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। तो अगर आप ये कहते हैं कि हम संघ के भी विरुद्ध में चले जाएंगे, हम योगी के भी विरुद्ध में चले जाएंगे, और हम उत्तर प्रदेश जहां पे 80 लोकसभा सीटें हैं, आप भारत का प्रधानमंत्री बनने का स्वप्न देख ही नहीं सकते उत्तर प्रदेश का चुनाव जीते बिना, तो अगर आपको ये लगता है कि नहीं हम उसके बावजूद लड़ेंगे और हम प्रधानमंत्री भी बन जाएंगे और हम किसी भी टॉम डिक एंड हैरी को उठा करके, जैसे कि हमने बाकी राज्यों में हम करते हैं, उसको उठा करके हम मुख्यमंत्री भी उत्तर प्रदेश का बना देंगे, तो उत्तर प्रदेश राजस्थान नहीं, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश बिहार नहीं, उत्तर प्रदेश कोई दूसरा राज्य नहीं है। 35 करोड़ 30 करोड़ 35 करोड़ की आबादी है उस राज्य की, अमेरिका के साइज की आबादी है। आप कहते हैं कि हम इतने बड़े प्रदेश को इग्नोर कर देंगे और भारत का प्रधानमंत्री भी बनेंगे और वहाँ पे उत्तर प्रदेश में भी सरकार बनाएंगे, तो आपका दिमाग खराब हो गया है। आप जाकर के किसी डॉक्टर से अपना दिमागी इलाज कराइए। उत्तर प्रदेश हिंदुत्व की लेबोरेटरी कहते हैं उसको। अयोध्या, काशी, मथुरा सब उत्तर प्रदेश में है।
भारतीय जनता पार्टी के उद्भव के पीछे जो रीढ़ की हड्डी है वो उत्तर प्रदेश ही थी। भारतीय जनता पार्टी की जितनी राजनीति है इस देश में वो उत्तर प्रदेश में ही बेस्ड है, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे मथुरा हो, चाहे काशी हो। और उत्तर प्रदेश के साथ खिलवाड़ करके, उसके साथ छेड़छाड़ करके आप अपनी राजनीति को खत्म कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। और ये जो गिरावट है आपकी पॉपुलैरिटी में, ये जो बाई इलेक्शंस हार रहे हैं, 13 सीटों पे बाई इलेक्शन हुए हैं और 13 में से अगर आप 2 सीटें जीत पाए हैं और 11 हार गए हैं तो उसके पीछे चिंतन कीजिए कि ये पॉपुलैरिटी क्यों गिर रही है। राहुल गांधी झूठ बोल दे रहा है, सुप्रिया श्रीनेत बेवकूफ़ बना दे रही हैं। तो भाई आपके पास भी तो आईटी सेल है, आपके पास झूठ बोलने वालों की कमी है, आपके पास प्रोपेगेंडा करने वालों की कमी है। कितने कितने पत्रकार आपने भर रखे हैं जिनका काम ही है ये सुबह से शाम तक। तो इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, आपके पास भी इन्फ्लुएंसर्स की कमी है क्या? आप भी बोलिए। और राजनीति तो काम ही झूठ बोलने का है। अब मैं उसमें नहीं जाना चाहता, तो क्या मतलब 2014 में जितने वादे किए गए थे, 2019 में जितने वादे किए गए थे, क्या वो सारे वादे पूरे कर दिए गए? ऐसा तो नहीं है। ना वो कांग्रेस करेगी ना बीजेपी करेगी। सारे वादे अपने मैनिफेस्टो में लिखे हुए कोई पार्टी पूरा नहीं कर सकती। और ओवर प्रॉमिसिंग होती है, और ओवर प्रॉमिसिंग ही तो झूठ है ना, और है क्या? आप जितना कर सकते हो सर आप कमिट कर देते हैं, और जब पूरा नहीं होता तो पब्लिक कहती है कि यार पॉलिटिशियंस तो झूठ बोलते हैं, नेता का तो काम ही झूठ बोलना है। वो बेसिकली झूठ क्या बोलता है, वो ओवर प्रॉमिस करता है चीज़ें। कमलनाथ ने मध्य प्रदेश के चुनाव के पहले कह दिया था कि हम सादे कागज पर सारे किसानों का साइन ले लिया और बोल दिया कि हम जैसे सरकार बनेगी हम सारे किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। जब तक मुख्यमंत्री रहे कर्ज माफ नहीं किया किसानों का। तो ये सारे काम सारी पार्टियों में होते हैं, सारे करते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और आप योगी को रिप्लेस करने की बात भी किससे चल रही है? बात चल रही है केशव प्रसाद मौर्य से, जो खुद अपना विधानसभा चुनाव हार के आए हैं। अपनी खुद की सीट जो व्यक्ति हार गए उसके बावजूद उनको डिप्टी सीएम बनाया गया, क्योंकि दिल्ली से आशीर्वाद था उनके ऊपर, तो फिर भी वो डिप्टी सीएम बने। उसके बाद पिछली बार कोई और डिप्टी सीएम थे, उनके कुछ और एक्टिविटीज थी, कुछ और ही कारनामे, तो उसके बारे में हम नहीं बोले तो ज़्यादा अच्छा है। तो इस बार नया डिप्टी सीएम लिया है ब्रजेश पाठक। केशव प्रसाद मौर्य जो कि अपना खुद का विधानसभा चुनाव हारे हैं, अभी लोकसभा चुनाव हुए हैं, अपने कौशाम्बी और इलाहाबाद के क्षेत्र में कितनी सीटें जिता पाए हैं केशव प्रसाद मौर्य बता दें। एक भी सीट नहीं जिता पाए, एक भी कैंडिडेट अपना जिता नहीं पाए, और अपने ही बंदों को टिकट भी दिलवाया था। उनके साथ योगी वाली समस्या भी नहीं थी कि भाई अगर योगी ने कह दिया फला आदमी को टिकट दे दो तो उसका टिकट मिलना भी हो तो कट जाए, ऐसा भी नहीं था। उनको तो जिसको चाहा उसको टिकट मिला, तो वहां पे भी नहीं जिता पाए। क्या अब वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे? क्या ब्रजेश पाठक? मैं आपने जो देखने वाले हैं आप सभी से कहता हूं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप केशव मौर्य या ब्रजेश पाठक में से, आप दोनों में से आपने किसका नाम सुना था जब तक वो डिप्टी सीएम नहीं बने? अब देखने वालों को बता रहा हूं, और आप ही लोगों से ये सवाल कर रहा हूं कि मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि आप में से कितने लोग हैं जो योगी आदित्यनाथ को सीएम बनने से पहले से जानते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो योगी आदित्यनाथ को स्टार प्रचारक मानते थे भाजपा का, जब तक वो सीएम नहीं बने थे तब भी? उससे पहले वो 5 बार सांसद रहे गोरखपुर से, वो 5 बार लगातार सांसद सीएम बनने से पहले रहे। और उनको हटा करके जो इंसान 25 साल सांसद रहा हो, उसके बाद पिछले 7 साल से 8 साल से मुख्यमंत्री है, जिसने अपने नेतृत्व में, अपने स्वयं के नेतृत्व में विधानसभा में चुनाव पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को जिताया, उसको आप रिप्लेस किससे करेंगे जो अपना खुद का विधानसभा चुनाव हार जाते हैं, खुद की सीट हार जाते हैं? एक ऐसे व्यक्ति से अगर विधान परिषद न भेजा जाए तो मुख्यमंत्री या कोई मंत्री नहीं रह सकते, वो सिस्टम में ही गायब हो जाएंगे। संगठन में भले ही रह जाए, संगठन में मंत्री बन जाए, तभी संगठन की दुहाई भी दी जा रही है कि संगठन जो है सरकार से बड़ा होता है। बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, मैं मानता हूं संगठन सरकार से बड़ा होता है। लेकिन संगठन सिर्फ एक नहीं है, संगठन सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, संगठन फिर संघ का भी है, संगठन फिर विश्व हिंदू परिषद का भी है, और फिर आरएसएस के तो बहुत सारे प्रकोष्ठ हैं, उनके तो बहुत सारी विंग्स हैं। मैं नाम गिनाने लग जाऊंगा तो 20-25 नाम गिनाने पड़ जाएंगे मुझे, अलग अलग जो संस्थाएं संघ परिवार के अंतर्गत उनकी जो क्षेत्र सीमा में आती हैं, तो उनसे बड़ा संगठन तो नहीं है आपका। तो अगर उस संगठन ने किसी व्यक्ति को लगाया है तो क्या आपका संगठन इतना ताकतवर है कि उसको निकाल करके बाहर फेंक देगा और वो व्यक्ति शांत बैठ जाएगा? वो तो फिर शांत नहीं बैठेंगे। योगी आदित्यनाथ कल्याण सिंह नहीं कि आपने कल्याण सिंह के ऊपर दबाव डाला और कल्याण सिंह ने रिजाइन करके छोड़ दिया और फिर वो दूसरी पार्टी में चले गए, उन्होंने पार्टी ही छोड़ दी, भारतीय जनता पार्टी।
फिर उन्हीं कल्याण सिंह को मना मनू के ले आया गया, फिर उनको गवर्नर भी बनाया गया। अब तो नहीं रहे बेचारे। योगी आदित्यनाथ कल्याण सिंह नहीं है। योगी को कल्याण सिंह समझने की गलती भी ना करें। वो न चुप बैठेंगे ना शांत बैठेंगे। वो अपनी पार्टी बना के चुनाव लड़ लेंगे। जहां तक जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है योगी आदित्यनाथ की, वो ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी खुद की पार्टी बना के, अपना खुद का संगठन बना करके चुनाव लड़ लेंगे और हरा देंगे बीजेपी को। ये जो पहले 72 सीटों पे थे, फिर 62 सीटों पे आए और 62 से अब 32 सीटों पे आ गए हैं, ये फिर आप 32 से फिर आप 2 पे जाने को तैयार हैं तो आप जाइए भाई। मैं तो स्टार्टिंग प्रोग्राम का स्टार्टिंग इसी बात से की। मैंने इस कार्यक्रम की शुरुआत ही मैंने इस बात से की कि भाई द ग्रेव यार्ड इज फुल ऑफ इंडिस्पोजेबल पीपल। कोई इंडिस्पोजेबल नहीं है। किसी को भी निकाल दीजिए उठा करके, जिसको मर्जी उसको उठा के निकाल दीजिए। संगठन से बड़ा कोई नहीं है, निकाल दीजिए उनको। बुला लीजिए विधायकों को, बुला करके उनके खिलाफ प्रस्ताव पारित करा लीजिए, उनको हटा दीजिए। उनको जो सरकार सस्पेंड करनी है वो 25 तरीके सरकार के पास, भारतीय जनता पार्टी के पास। शक्ति की कोई कमी नहीं है दिल्ली में, पैसे की कोई कमी नहीं है केंद्र सरकार के पास, बीजेपी के पास 8,000 करोड़ का चंदा है इनके पास। कोई ऐसी बात नहीं है। हटा दीजिए आप योगी को, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जो होगा फिर वो आपसे हैंडल नहीं होगा। उसके बाद जो होगा वो हैंडल नहीं होगा। और जिनसे रिप्लेसमेंट की बातें चल रही हैं, मुझे जो भी दोनों डिप्टी सीएम हैं वो मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दें कि वो अपने चेहरे पे भारतीय जनता पार्टी को कितना वोट अपने चेहरे पे दिलवा सकते हैं। उंगली पे गिन के बता दें। वैसे तो नहीं है, एक हाथ दिल पे रखें और दूसरे हाथ में उंगली से गिन के बता दें कि हम इतना वोट दिला सकते हैं। और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ हैं जो सबसे ज्यादा हाईली डिमांडेड बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं इस भारत देश में। इस लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा डिमांड उनकी थी। हर लोकसभा प्रत्याशी ये चाहता था कि योगी आकर के उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक रोड शो कर दें, उसके यहां पे एक जनसभा को एड्रेस कर दें। राजस्थान से लेकर के, मध्य प्रदेश से लेकर के, बिहार से लेकर के बंगाल तक। और गए योगी आदित्यनाथ, किया उन्होंने। और जरा इसका डेटा निकाला जाए कि जहां जहां योगी ने रोड शो किया और जहां जहां योगी ने जनसभाएं की, उनमें से कितनी सीटें जीती है बीजेपी। और दूसरे जो बड़े बड़े जगाधरी हैं वो जहां जहां गए थे वहां पे कितनी सीटें जीती है। निकाल के रख दे सामने। और अगर अयोध्या हार करके, चित्रकूट हार के, सीतापुर हार के, बद्रीनाथ हार के, अगर इन सीटों पे अगर हार करके अगर आपकी आंखें नहीं खुल रही तो आपकी आंखें, इसका मतलब है आप खोलने को तैयार नहीं है। आप सो नहीं रहे, आप सोने की एक्टिंग कर रहे हैं। आपको नहीं जगाया जा सकता। बार बार ये चीज कही जा रही है कि ये जो इंपोर्टेड माल आप ले, अच्छा ये जो 2 सीटें जीते भी हैं, ये 2 सीटें कौन सी हैं? 13 में से जो 11 बाई इलेक्शन से हारे हैं और दो जीते हैं, ये 2 कौन है? एक कांग्रेस से आया हुआ है, एक निर्दलीय आया हुआ है। कम से कम अब आंखें खोल लें, अब जाग जाए कि हाँ भाई चलो एक्सेप्ट कर लें कि हाँ हमारी ये प्रॉब्लम्स हैं। हर चीज को सेंट्रलाइज करना बंद करें कि एक ही व्यक्ति है वही डिसीजन लेगा, एक ही व्यक्ति है वही सारा सब कुछ चलाएगा, एक ही व्यक्ति के पास सारे ब्रह्मांड का ज्ञान है, एक ही व्यक्ति के पास सब कुछ होना चाहिए, एक ही व्यक्ति सारा डिसीजन लेगा, वो चाहे पॉलिटिकल हो चाहे नॉन पॉलिटिकल हो। ये व्यक्तिवाद से बाहर निकलें और केशव प्रसाद मौर्य की बात सुने कि संगठन जो है ना वो सरकार से बड़ा होता है। तो संगठन सिर्फ सरकार से बड़ा नहीं होता, संगठन फिर व्यक्ति से भी बड़ा होता है। और सिर्फ लखनऊ वाले व्यक्ति से बड़ा नहीं होता, फिर वो दिल्ली वाले व्यक्ति से भी बड़ा होता है। हम संगठन के लोग हैं, कार्यकर्ता का दर्द हमारा दर्द है। तो कौन सा कार्यकर्ता है ऐसा भारतीय जनता पार्टी का, अगर कार्यकर्ता दुखी है तो नड्डा साहब जवाब दें, उत्तर प्रदेश भाजपा का जो अध्यक्ष है वो जवाब दे। हर चीज योगी आदित्यनाथ के कंधे पे आप डाल देंगे तो फिर तो आप, बंगाल में भी आपकी सीटें बहुत कम हुई हैं, महाराष्ट्र में भी आपकी सीटें बहुत कम हुई हैं, हरियाणा में आपकी सीटें कम हुई हैं, राजस्थान में कम हुई हैं। तो वहां के मुख्यमंत्री क्यों नहीं हटाए जा रहे? वहां के डिप्टी सीएम क्यों नहीं हटाए जा रहे? भाई उत्तर प्रदेश ने इन बाकी राज्यों से ज्यादा ही सीटें दी हैं ना। राजस्थान से कम सीटें दी हैं, मध्य प्रदेश से कम सीटें दी हैं, गुजरात से कम सीट दी है, बंगाल से कम सीट दी है। कहां से कम सीटें दी हैं उत्तर प्रदेश ने? लेकिन टारगेट आपको योगी आदित्यनाथ को करना है। ये जो पूरा माया जाल फैलाया जा रहा है, ये जो सारा प्रपंच फैलाया जा रहा है, इस माया जाल और इस प्रपंच को कम किया जाए। योगी आदित्यनाथ का जो स्टैचर है, उनकी जो पॉपुलैरिटी है, ठीक है, योगी आदित्यनाथ के अंदर भी ऐसा नहीं कि मैं कहूँगा कि कोई कमी नहीं है, उनके अंदर भी कमी है। जो सरकारी अधिकारी हैं वो कुछ अधिकारियों ने पूरा हाईजैक कर रखा है और किसी के लोगों की एक्सेस मुश्किल है, लोग मिल नहीं पाते, पत्रकार तक नहीं मिल पाते। पत्रकार भी वही मिलते हैं जिनको फलाना आईएएस, मैं तो अभी नाम नहीं लूंगा वरना मैं एक दिन आएगा कि मैं नाम भी लेकर के बता दूंगा आपको,
कि वो कौन सर्विंग और रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है और आईपीएस ऑफिसर हैं जिनकी एनओसी के बिना वहां तक कोई पहुंच नहीं सकता योगी जी तक, और उनके ही बताए हुए पत्रकारों को से मीटिंग होगी, उनके ही चिन्हित किए हुए पत्रकारों को इंटरव्यू मिलेगा, उन्हीं के चिन्हित किए हुए व्यापारियों से मुलाकात होगी, उन्हीं के चिन्हित किए हुए स्वयं सेवकों से बात होगी, उन्हीं के चिन्हित किए हुए सरकारी कर्मचारियों से बात होगी, उन्हीं के चिन्हित किए हुए समाज सेवियों से बात होगी, उन्हीं के चिन्हित किए हुए लोगों, मतलब उन्होंने एक पूरा सिस्टम, एक मायाजाल क्रिएट कर लिया है। उसके अलावा कहीं ना किसी की एक्सेस है, ना किसी की कहीं को मुलाकात है। उन्होंने बाकी जो लोग हैं जो उनको नहीं पसंद है या जो उनके सिस्टम में नहीं बैठते या जो उनका गुणगान नहीं करते उन अधिकारियों का, उनको उन्होंने उठा करके सिस्टम से बाहर कर दिया है। तो वहां पे भी कमियां हैं, लेकिन उस कमी का समाधान ये नहीं है कि आप उस व्यक्ति को ही उठा करके आप रिप्लेस कर दें। उसका नुकसान जो है वो बहुत भारी नुकसान है। और जिन साहब को प्रधानमंत्री बनाने की बात चल रही है कि भाई चूंकि अगर योगी आदित्यनाथ को कट शॉर्ट नहीं किया गया तो फला जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, अगर योगी को अगर प्रधानमंत्री नहीं भी बनाया तो दूसरे वाले साहब कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। संघ परिवार उनको प्रधानमंत्री के रूप में कभी स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि वो संघ की जो परिभाषा है नेतृत्व की, वो उसमें फिट नहीं बैठते। जिस तरह का व्यक्तित्व वो नेतृत्व में देखना चाहते हैं, चाहे वो अटल जी रहे हो या प्रधानमंत्री मोदी रहे हो, वो व्यक्तित्व उन साहब का नहीं है। तो चाहे योगी मुख्यमंत्री रहे चाहे न रहे, चाहे वो 2029 में भी मुख्यमंत्री योगी जी ही रहे, फिर भी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार या प्रधानमंत्री वो दूसरे वाले साहब नहीं बनेंगे, क्योंकि जो संघ की जो विचारधारा है, जहां तक हम समझ पाए आज तक, वो उस तरह के व्यक्तित्व को कभी भी प्रधानमंत्री के पद पे स्वीकार नहीं करेंगे। एक ऐसा व्यक्ति जिसके अपने बिजनेस इंटरेस्ट भी हों, एक ऐसा व्यक्ति जिसके घर परिवार के लोग मलाईदार पोजीशन पे भी बैठे हों, तो उस तरह के व्यक्तित्व को वो नहीं स्वीकार करेंगे। वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। उस तरह का व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा संघ की तरफ से, तो संघ के संगठन के अंदर फिर सवाल उठ जाएंगे। फिर वो गोलवर्कर से शुरू होगी बात, गोलवर्कर से लेकर के फिर आज के सरसंघचालक तक जितने लोगों ने जितनी व्याख्याएं की हैं नेतृत्व की और प्रधानमंत्री के पद की और राष्ट्र के नेतृत्व की और उसमें किस तरह का व्यक्ति होना चाहिए, उसके बारे में जो दुनिया भर का जो साहित्य लिखा गया है, उस साहित्य को उठा करके फिर सवाल पूछे जाएंगे। तो फिर क्या करें कि अगर ये प्रधानमंत्री बनते हैं तो क्या करें, ये साहित्य फिर हम डस्टबिन में डाल दें? ये साहित्य अब हमारे किसी काम का नहीं रह गया। ये जो विचारधारा है हमको जो पिछले 100 साल से पढ़ाई जा रही है, इसका मतलब है कि ये ऑब्सोलीट हो चुकी है। जो हमसे पहले जो सरसंघचालक आए थे वो सारे मूर्ख थे, सारे बेवकूफ़ थे। उनका जो विचारधारा थी, उनकी जो सोच थी, वो सारी गलत थी। परिवर्तन के नाम पे अब हम इन चीज़ों को स्वीकार करेंगे? भाई संघ ने तो परिवर्तन के नाम पे अजीत पवार को स्वीकार नहीं किया महाराष्ट्र में। परिवर्तन के नाम पे संघ परिवार, ऐसा नहीं कि संघ परिवार परिवर्तनशील संस्था नहीं है, वो बहुत परिवर्तनशील संस्था है। उन्होंने बहुत सारा परिवर्तन किया है अपने यहाँ। अभी फरवरी में जो उनके यहाँ मीटिंग हुई, उस मीटिंग में उन्होंने नए लोगों को, कम उम्र के लोगों को सर सहकारवा बनाया अपने आप, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी और ये सारी चीज़ें जो अनहर्ड ऑफ थी, जो कोई सोच नहीं सकता था। बट उनका नहीं भाई, युवा आने चाहिए, युवा विचारधारा आनी चाहिए। उन्होंने अपने यहाँ परिवर्तन किए हैं, लेकिन क्या वो जो महाराष्ट्र में एक अजीत पवार का जो परिवर्तन हुआ उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि यार हमारी जो विचारधारा थी कि हम भ्रष्टाचार के विरुद्ध हैं, हमारी जो विचारधारा थी कि हम भ्रष्ट लोगों के साथ सहयोग नहीं करेंगे, हम उनका सहयोग नहीं लेंगे, हम उनके साथ कोई संगठन नहीं बनाएंगे, या हम अपनी हिंदुत्व की विचारधारा से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, तो क्या अब हम अजीत पवार जो हिंदुत्व के भी खिलाफ पूरी जीवन रहा, क्या वो अजीत पवार जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हम प्रधानमंत्री ने मन से खड़े होकर लगाए, तो हम उसके साथ क्यों संगठन में हम चले गए, क्यों हम उनके साथ गठबंधन में चले गए? तो क्या वो संघ फिर इतना बड़ा परिवर्तन स्वीकार करने को तैयार होगा? मुझे नहीं लगता है। मैं इस चीज को स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं। ये जो लड़ाई जो सो कॉल्ड चल रही है, ये जो सो कॉल्ड लड़ाई बताई जा रही है, मैंने आपको उसमें सारी पॉसिबिलिटीज बता दी हैं कि चाहे वो लड़ाई एग्जिस्ट करती हो चाहे ना करती हो, योगी आदित्यनाथ को हटाना, उनको रिप्लेस करना उनके हाथ में नहीं है, ये निर्णय उनका नहीं है। पहली बात, अगर वो संघ परिवार से या और अपने वोटर से, हार्डकोर आइडियोलॉजिकल सपोर्टर से अगर वो खुलेआम दुश्मनी मोल लेना चाहते हैं तो हटा करके भी देख लें, नुकसान उनका होगा, योगी आदित्यनाथ का नुकसान नहीं होना। तीसरी चीज जो हमने आज के कार्यक्रम में आपको बताई कि अगर योगी आदित्यनाथ हो चाहे ना हो, दूसरे वाले भाई साहब प्रधानमंत्री नहीं बनते, किसी भी परिस्थिति में नहीं बनेंगे। चौथी चीज कि इस पूरे के पूरे आज के हमारे कार्यक्रम में जो हमारा प्रयास था वो ये था कि हम इन चीज़ों को समझें। ये देखिए, हो सकता है इनमें से बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिस इंटरप्रेट भी की जाती हैं। संगठन के लोग हैं, संगठन के लोग मिलते रहते हैं, संगठन के लोग आते जाते रहते हैं और एक टसल चलती है,
उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, वहाँ का मुख्यमंत्री जो होता है वो इस देश का एक्चुअली सबसे पावरफुल मुख्यमंत्री होता है, क्योंकि उसके अंडर में 35 करोड़ 30 करोड़ की आबादी होती है। उसकी तुलना आप किसी छोटे राज्य के मुख्यमंत्री से नहीं कर सकते। उसके पास जो एक्सेस होता है इकोसिस्टम का, उसके पास जो एक्सेस होता है पुलिस प्रशासन का, उसके पास जो एक्सेस होता है इतने लोगों के लीडरशिप का, वो किसी और से आप तुलना नहीं कर सकते। उस व्यक्ति का, उस पद को चाहने वाले बहुत होते हैं। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो सही हों, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो अफवाह हों, लेकिन जितनी जानकारी मेरी थी, जितनी चीज़ें मैं पता कर पाया, जितनी चीज़ें मैं जान पाया, जितनी चीज़ें मैं कंफर्म कर पाया लखनऊ से भी और दिल्ली से भी अपने सूत्रों से, वो मैंने आपको बताया है। और मैं आपको चीज़ बता दूं कि इस पूरी जो ये चूहे बिल्ली की लड़ाई चल रही है, ये टॉम एंड जेरी आप कह लीजिए, चूहा बिल्ली लोगों को बुरा भी लग सकता है, ये जो पूरी टॉम एंड जेरी की लड़ाई चल रही है, इस पूरी टॉम एंड जेरी की लड़ाई में विजेता सिर्फ और सिर्फ इंडी अलायंस होगा। इसमें भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोगों का कोई फायदा नहीं हो रहा। इसमें अगर कोई फायदा हो रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ इंडी अलायंस वालों का हो रहा है, कांग्रेस पार्टी का हो रहा है, समाजवादी पार्टी का हो रहा है, और इनके जो बाकी अलायंस मेंबर्स हैं इनका हो रहा है। और अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी जो सेंट्रल लीडरशिप है उसको डिसेंट्रलाइज नहीं करती है, बीजेपी ये निर्णय नहीं लेती है कि हम एक एक अधिकारियों को हम 8-8, 9-9, 7-7 एक्सटेंशंस दे करके हम अपने यहाँ रखेंगे, चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सब कुछ हम रखेंगे, एक ही स्टेट के काडर से लाए हुए अधिकारी रखेंगे, एक ही स्टेट के काडर से लाए हुए अधिकारी जो है वो लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक में विराजमान रहेंगे और उनको 8-8, 9-9 एक्सटेंशंस दी जाएंगी और उनकी सेवाएं ली जाएंगी, जब तक वो अधिकारी खुद हाथ जोड़ के ना कह दे कि सर अब हमको एक्सटेंशन नहीं चाहिए, अब हमको आप सर आप रिलीव कर दीजिए। तो अगर आप इस तरह से करेंगे और सारी चीज़ें आप डिसेंट्रलाइज कर लेंगे, आप अपने हाथ में ले लेंगे और पावर डिसेंट्रलाइज नहीं होगी, तो ये जो हार का सिलसिला चल रहा है ये बदस्तूर जारी रहेगा। ये जो बाई इलेक्शंस हार रहे हैं, ये चीज़ें हार रहे हैं बिकॉज आपने खुद अपनी इर्द गिर्द एक इको चैम्बर बना लिया। जैसे पहले ये कहा जाता था कि भाई कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और ये जो बाकी की पॉलिटिकल पार्टियां हैं इनके बारे में हम मजाक करते थे, हम कहते थे कि भाई ऐसे थोड़ी हार रहे हैं, इन्होंने हारने के लिए बड़ी मेहनत करी है। तो वो चीज़ अब भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गई है कि ये ऐसे थोड़ी हार रहे हैं, ये ऐसे थोड़ी लूज कर रहे हैं, इन्होंने बड़ी मेहनत करी है। इन्होंने एक इको चेंबर क्रिएट किया, जो इको चेंबर कभी कांग्रेस और इंडी अलायंस वालों ने क्रिएट करके रखा था, वो इको चेंबर इन्होंने अब खुद क्रिएट किया है। उस इको चेंबर में बैठ के ये आपस में ही एक दूसरे से बात करते हैं और किसी से कोई सवाल जवाब नहीं है, किसी से कोई सलाह मशवरा नहीं है। भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हमारा आदमी होगा, उसका जनरल सेक्रेटरी भी हमारा आदमी होगा, सब कुछ अब आपका आदमी होगा और आप ही निर्णय लेंगे और वो सिर्फ उसमें बैठ कर ठप्पा लगाएगा और सिग्नेचर करेगा। और नड्डा की रिप्लेसमेंट नहीं ढूंढ पा रहे। मैं अपने देखने वालों से कह रहा हूं, आप सोचे कि उनका कार्यकाल पूरा हो गया, उनको एक्सटेंशन दी गई, उसके बाद अभी भी एक्टिंग प्रेसिडेंट वही है, उनका रिप्लेसमेंट नहीं मिल रहा, क्योंकि अब उतना बड़ा रबर स्टैंप दूसरा चाहिए ना, जो जहां हम कहें वहां पे मुहर मारते। तो अगर इस तरह से आपको संगठन चलाना है, इस तरह से अगर आपको पार्टी चलानी है, इस तरह से आपको केंद्र सरकार चलानी है, आप चलाइए, तो फिर नतीजे इस तरह से आएंगे। जब तक आप बाहर के थॉट्स नहीं लेंगे, दूसरों की बात नहीं सुनेंगे, दूसरों से मशवरा नहीं करेंगे और सिर्फ आप होंगे और आपके इर्द गिर्द आपके 2 ट्रस्टवर्दी बाबू होंगे और एक कोई मंत्री होगा आपके विश्वास का, और आप 4-5 बंदे बैठ करके ही सारे निर्णय लिया करेंगे, और तो चलाइए फिर इस तरह से पार्टी चलाइए, इस तरह से देश चलाइए। इस तरह से नहीं चलेगा। मैं हमेशा कहता हूं ऐसे तो नहीं चलेगा। आप सभी जुड़े, आप सभी ने देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और जो केंद्रीय नेतृत्व है इन बातों को पर्सनली लेने के बजाय, एज ए क्रिटिसिज्म लेने के बजाय, उसको एज ए एडवाइस ले। और जो सच होता है वो हमेशा कड़वा होता है, वो आप सुनना नहीं चाहते। सच कोई नहीं सुनना चाहता। मुझसे भी अगर कोई सच बोलेगा तो मैं भले ही उसको 1 दिन बाद 2 दिन बाद मैं एक्सेप्ट कर लूं कि नहीं यार उतना भी मुझे बुरा लगा, लेकिन सामने वाला बात तो सही कह रहा था, लेकिन तुरंत मुझे बहुत बुरा लगता है। तो आपको भी ये कहा जा रहा है, और आपको ये चीज़ ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं कह रहा हूँ, आपको बहुत सारे लोग ये चीज़ें कह रहे हैं, बहुत सारे लोग आपको ये चीज़ें समझा रहे हैं। मुझे पता है कि आपको बिहाइंड द कैमरा भी बहुत सारे लोग कुछ चीज़ें बता रहे हैं, लेकिन आप अगर सुनने को तैयार नहीं है ना सुने, आप जाने, आपका काम जाने। और क्योंकि इसका जो नुकसान होगा वो आप बियर करेंगे। और इंडिया में ये मिथ जो है अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए कि, और देखिए ये चीज़ लोगों के दिमाग से निकलती जा रही है। समझिए इस चीज़ को कि अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं होगी तो हिंदू धर्म नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी नहीं होगी तो हिंदू इस देश में नहीं रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी तो अभी 10 साल से सरकार में है, उससे पिछले जो 10 साल थे प्रॉब्लम हुई लोगों को, लेकिन हिंदू तो यार 1000 साल से सर्वाइव कर रहा है, हिंदू तो 1000 साल से लड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी जब बनी है उससे 1000 साल पहले से हिंदू लड़ रहा है और लड़के सर्वाइव कर रहा है। और ये बात आम लोगों के दिमाग में अब बैठती जा रही है।
क्योंकि जब वो देखता है कि आप उसको, तो आप कहते हैं कि भाई आप हिंदुत्व की लड़ाई लड़िए, आम इंसान को मैं चलूं, मैं हिंदुत्व की लड़ाई लड़ूं। जब आम इंसान देखता है कि भाई आपका बच्चा बीसीसीआई का जनरल सेक्रेटरी बन रहा है, एशियन क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन बन रहा है, प्रेम कुमार धूमल के बेटे अनुराग ठाकुर जो है वो बीसीसीआई के मेंबर बन रहे हैं, 10 साल 15 साल से बैठे हुए हैं, राजीव शुक्ला जो है कांग्रेस के होकर के भी आपके राज्य में जो बढ़िया मौज कर रहे हैं, उनको कहीं कोई कष्ट नहीं है, उनके खिलाफ कोई ईडी सीबीआई की इंक्वायरी नहीं हो रही है, क्योंकि वो भी बीसीसीआई के हैं भाई साहब अधिकारी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं वो। जब आम इंसान देखता है कि आपके पार्टी के जो मंत्री थी हार गई, उनकी बेटी को गोवा में जो है कि बढ़िया लाइसेंस भी मिल जाता है, उनको एरिया भी मिल जाता है, उनको करोड़ों रुपए की वो प्रॉपर्टी भी मिल जाती है, जब आम इंसान, आम वोटर ये सारी चीजें देखता है, वो बोलता भले ही नहीं है लेकिन उसको चीजें दिख रही होती हैं, वो चुपचाप देख करके सोच रहा होता है कि यार हिंदुत्व के लिए हम लड़ेंगे, चल के राम मंदिर के लिए आंदोलन हम करेंगे, गोली हम खाएंगे, और इनके बच्चे जो है ये चलेंगे पैसा कमाएंगे, ये चलेंगे मौज करेंगे, ये उच्च पदों पे जाके बैठेंगे। ये जो आईटी सेल के आपके ट्रोल्स हैं जो बहुत सारे, इनको ये चीजें बड़ी बुरी लगती हैं, बुरी लगती हो लगे, लेकिन आम इंसान ऐसा ही सोचता है। जब आप आम इंसान के साथ जाकर के 2 टियर 3 टियर सिटी में जब आप गली मोहल्ले में उसके साथ बैठेंगे, चबूतरे पे उससे बात करेंगे, तो वो आपको ये ज्ञान देगा कि अच्छा राष्ट्रवाद हमारे लिए, देशभक्ति हमारे लिए, सब कुछ हमारे लिए, और इनके बच्चों के लिए सिर्फ मौज करना है। इनके बच्चे जो है बीसीसीआई में बैठेंगे, वो करोड़ों अरबों रुपया कमाएंगे, और हम चलेंगे, हम हिंदुत्व के लिए लड़ेंगे। कहते हैं ना, चाल, चरित्र और चेहरा, कम से कम इन 3 चीजों को ठीक रखना चाहिए। और जो दिखता है वही बिकता है, और जो दिख रहा है वो सिर्फ हमको नहीं दिख रहा, वो सबको दिख रहा है। जो आपके पेड लोग हैं, जो आपके पीआर वाले लोग हैं, वो आंखों में पर्दा डाल लें। बाकी तो पीआर वाले कितने इस देश में आपके, या अंधभक्त भी कितने हैं इस देश की टोटल आबादी के? 1%, 2%, 3%, कितने हैं ऐसे लोग? बाकी देश की जनता अंधभक्त नहीं है। बाकी देश की जनता जो है वो आपकी पेड पीआर एजेंट नहीं है। बाकी देश की जनता जो है उनको आपसे कोई गवर्नमेंट का ठेका नहीं चाहिए, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री का और एनएचआई का और बाकी सरकारी जो उपक्रम है उनका ठेका उनको नहीं चाहिए। बाकी देश की जनता जो है वो चीज़ों को देख रही होती है, और फिर अपने घर में देख रही होती है। वो देख रही होती है कि जब अंबानी के यहाँ शादी होती है तो उसके यहाँ प्रधानमंत्री से लेकर के, शंकराचार्य से लेकर के, सारे पार्टी के लीडरशिप से लेकर के, स्मृति ईरानी से लेकर, सलमान खुर्शीद से लेकर के, अखिलेश यादव से लेकर के, जब सारे नेता पहुंच जाते हैं, और जब अपने घर में देखता है कि एक शादी 1.5 साल से चल रही है, 5,000 करोड़ की एक शादी हो रही है, जिसमें प्रधानमंत्री जा रहे हैं, उस शादी के फंक्शन में जो है सारे, मैं तो बॉलीवुड को छोड़ दीजिए, उस शादी के फंक्शन में जो सारे धर्माचार्य भी जा रहे हैं, सारे जा रहे हैं, और फिर जब अपने घर में देखता है, अपनी बेटी को देखता है, अपनी बेटी की जब शादी के बारे में सोचता है, तो वो सोचता है कि यार ये भाई इस सरकार का, इस प्रधानमंत्री का, इन लोगों का जो सरोकार है, और उनका ही पूरा जो बीजेपी का आईटी सेल है उस शादी का महिमा मंडन कर रहे होते हैं, उसको ट्रेंड कर रहे होते हैं। तो जो आम वोटर है, जब वो अपनी बेटी को देखता है, अपनी बहन को देखता है, तो ये सोचता है कि यार मुझे भी उसकी शादी करनी है। एक तरफ 5,000 करोड़ की शादी में तो प्रधानमंत्री से लेकर दुनिया भर पहुंची हुई है, हम तो अपनी एक बेटी या एक बहन की शादी भी करना हमारे लिए मुश्किल है। तो वो इनकम डिस्पैरिटी के बारे में सोचता है। फिर वो ये सोचता है कि इस देश में जो राहुल गांधी को घूम घूम के समझा रहे हैं कि इस देश की इतनी % संपत्ति सिर्फ इतने % लोगों के पास है, तो फिर वो उससे रिलेट कर पाता है। तो आप अपनी जिस डाल पे बैठे हैं उस डाल को खुद मत काटिए, अपनी जड़ों में मट्ठा खुद मत डालिए। आप तैयार कर रहे हैं लोगों को, आप कन्विंस कर रहे हैं कि वो राहुल गांधी की बातों में आए, वो इंडिया अलायंस वालों की बातों में आए, वो उनके बातों में विश्वास करें। इसी से निकलिए। बुरा लगा हो तो लगे, हमारा काम सच बोलना है। ना हम वीडियो आईटी सेल वालों के लिए बनाते हैं, ना बीजेपी वालों के लिए बनाते हैं, हम अपने दर्शकों के लिए बनाते हैं, और आशा करते हैं कि उन तक ये वीडियो पहुंचे और आप सभी जुड़े, आप सभी ने देखा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।